छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी बातें शेष रह गई थी उसको। मतलब छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का यह वीडियो भाग 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन भाग 2। ठीक। और आज की पहली गतिविधि है असहयोग आंदोलन के दौरान, वो है काउंसिल एवं चुनाव का बहिष्कार करना। तो एक चीज समझिए, काउंसिल और चुनाव का बहिष्कार करना कैसे असहयोग आंदोलन को समर्थन देना हुआ, तो समझिए। देखिए, कोई भी चुनाव करवाया जाता था या कोई भी जो परिषद का गठन किया जाता था, या जिसे काउंसिल कहते हैं इंग्लिश में, उसका गठन किया जाता था, वो अंग्रेजी शासन के द्वारा किया जाता था। तो मतलब उसका बहिष्कार करना मतलब अंग्रेजी शासन से असहयोग करना, इसका आशय था। ठीक है। और इसी प्रकार जब इनका त्याग किया जाता था, जैसे चुनाव का, काउंसिल का या फिर परिषदों का, तो एक तरीके से असहयोग आंदोलन को समर्थन देना ही था। तो किन किन व्यक्तियों के द्वारा चुनाव का, काउंसिलों का बहिष्कार किया गया, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पहला नाम ध्यान में रखना है, यादवराव देशमुख। किसका नाम? यादवराव देशमुख। किसके लिए? रायपुर जिला परिषद। ध्यान में रखिए, रायपुर जिला परिषद के सदस्य के तौर पे जो यादवराव देशमुख थे, उन्होंने परिषद का त्याग कर दिया। पहला नाम आपको ध्यान में रखना है, यादवराव देशमुख का पहला नाम। चलिए ठीक है, यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं। फर्स्ट यादवराव देशमुख। ठीक। दूसरा नाम ध्यान में रख लीजिए, बाजीराव कृदंत। दूसरा नाम ध्यान में रख लीजिए, बाजीराव कृदंत। तो ये दो नाम मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा। तीसरा नाम एक और आपको ध्यान में रखना है, फगुआ रोहिदास। चुन के आए थे, वो बात की बात है। फिलहाल ये दो नाम आपको ध्यान में रखना है काउंसिल और चुनाव बहिष्कार के लिए। पहला यादवराव देशमुख, आपको याद हो गया होगा, रायपुर जिला परिषद के परिषद का त्याग करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, इसी समय अंग्रेजों के द्वारा धारा सभाओं, अब धारा सभाओं किसको कह रहे हैं? तो प्रांतीय विधानसभा को धारा सभा कहा जा रहा है। तो इसी समय अंग्रेजों द्वारा धारा सभाओं के गठन की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसी समय मतलब 1921 की बात चल रही है यहां पर दोस्तों। ठीक है। तो धारा सभा किसको बोलेंगे? प्रांतीय विधानसभा को धारा सभा कहा जा रहा है। उसके गठन की प्रक्रिया आरंभ की गई 1921 में। अब फिर क्या हुआ? इसी धारा सभा हेतु एक सदस्य निर्वाचित होकर आए, वही थे बाजीराव कृदंत, जो मैंने आपको दूसरा नाम आपको ध्यान में रखने कहा है। ठीक है। तो इसी धारा सभा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आए बाजीराव कृदंत, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए। तो ये दो नाम आपको याद हो गए। इन्होंने, यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद का त्याग किया और बाजीराव कृदंत ने धारा सभा में त्याग पत्र दे दिया, मतलब प्रांतीय विधानसभा में त्याग पत्र दे दिया। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। प्रांतीय विधानसभा में किसने त्याग पत्र दिया? तो बाजीराव कृदंत। या धारा सभा में किसने त्याग पत्र दिया? तो बाजीराव कृदंत। ठीक। अब यह ध्यान में रखिए अगला सीक्वेंस। दिसंबर 1921 में पुनः चुनाव हुआ और रायपुर से सदस्य के रूप में दो प्रतिनिधि चुनकर आए। ठीक। पहले फगुआ रोहिदास और दूसरे बाजीराव कृदंत। फिर से चुनाव हो रहा है और फिर से सदस्य प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आ रहे हैं दो लोग, फगुआ रोहिदास और बाजीराव कृदंत। ठीक। तो यहां पर एक दुविधा वाली स्थिति बुक में दी हुई है, वो ये है कि यहां पर लिखा है रायपुर से दो प्रतिनिधि, लेकिन जब इनका नाम दिया है तो इनके साथ इनका स्पेसिफिक क्षेत्र भी अलग से दे दिया है। जैसे फगुआ रोहिदास का रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र और बाजीराव कृदंत का धमतरी महासमुंद क्षेत्र। तो यहां पर से आशय ऐसे हो सकता है कि रायपुर जो मुख्य भूभाग था उससे दो प्रतिनिधि चुनकर आए रायपुर जिले के रूप में। लेकिन स्पेसिफिकली अगर क्षेत्र का नाम ध्यान में रखना है तो फगुआ रोहिदास रायपुर बलौदा बाजार वाले क्षेत्र से और बाजीराव कृदंत धमतरी महासमुंद वाले क्षेत्र से। इतना बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है। जैसा बुक में दिया मैं वैसा आपको बता रहा हूं। लेकिन इसी समय क्या हुआ? गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई और उससे नाराज होकर बाजीराव कृदंत ने फिर से त्याग पत्र दे दिया। एक बार, पहली बार त्याग पत्र दे चुके हैं, उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और फिर से सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बाजीराव कृदंत ने पुनः त्याग पत्र दे दिया अपना। क्लियर। और जैसे ही दूसरी बार बाजीराव कृदंत ने अपना त्याग पत्र दिया तो धमतरी के लोगों ने इन्हें लोकप्रिय शब्द से विभूषित किया। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। लोकप्रिय की उपाधि किसी दी गई थी? जनता के द्वारा, वो हमने पहले भी देख रखा है। तो एक नाम आपको ध्यान में रखना है और बाजीराव कृदंत का, जिन्हें जनता के द्वारा, धमतरी के जनता के द्वारा लोकप्रिय शब्द से विभूषित किया गया। क्लियर है दोस्तों? इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी के रूप में ध्यान में रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान, वो है खादी का प्रचार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वदेशी को अपनाना और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, तो उसी के अंतर्गत आता है खादी का प्रचार करना। ठीक है। ये खादी से बने वस्त्र को पहनना। उस समय खादी पहनना मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि दंडनीय अपराध था। तो असहयोग कर रहे हैं, यहां पर स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, तो इसी कारण खादी का प्रचार किया जाएगा शासन के अगेंस्ट जाकर। रावण भाटा में 3 दिवसीय खादी प्रदर्शनी लगाई गई और उसकी जो संचालन करता थी वो थी अंजुमन बेगम। क्लियर।
अगली पॉइंट ध्यान में रखेंगे, रायपुर कांग्रेस समिति ने 460 चरखे निशुल्क वितरित किए गरीबों में। ठीक। धमतरी के छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा खादी उत्पादन केंद्र खोला गया और सहयोगी के रूप में आपको नाम ध्यान में रखना है, दाऊ डोमर सिंह एवं अनेक महिलाओं का भी समर्थन था। क्लियर। बिलासपुर से प्रचार किसने किया? तो देवता दीन तिवारी और कैलाश सक्सेना। खादी शॉप इन्होंने खोली, खादी की दुकान इन्होंने खोली, दो नाम, देवता दीन तिवारी और कैलाश सक्सेना। क्लियर। इतनी बातें आपको खादी के प्रचार के संबंध में ध्यान रखनी है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रावण भाटा में, जो रायपुर का रावण भाटा है, उसमें 3 दिवसीय खादी प्रदर्शनी लगाई गई, जिनका संचालन अंजुमन बेगम के द्वारा किया गया। रायपुर कांग्रेस समिति ने 460 चरखे निशुल्क वितरित किए। धमतरी के छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा खादी उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। सहयोगी के रूप में दाऊ डोमर सिंह एवं महिलाओं का नाम ध्यान में रखना है, मतलब महिलाओं ने भी समर्थन दिया था। बिलासपुर से प्रचार किसना? खादी का प्रचार ना, यहां पर लिखा है बिलासपुर से प्रचार, मतलब बिलासपुर से खादी का प्रचार, देवता दीन तिवारी और कैलाश सक्सेना, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखते चलने हैं दोस्तों। ये हो गया खादी का प्रचार। अगली एक्टिविटी, अब बहुत ही फेमस एक्टिविटी आने वाली है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण। ठीक है। कहां पर भाषण दिया और कैसे गिरफ्तारी हुई, ये पूरा सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। बिलासपुर के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बात है ये। बिलासपुर के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रांतीय सम्मेलन के बारे में बताया हुआ है, कहां पर हुआ था वो भी बताया हुआ है, वर्ष भी बताया हुआ है, और अध्यक्षता किसने की थी वो भी बताया हुआ है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बिलासपुर के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, बिलासपुर का क्षेत्र पर्टिकुलरली शनिचरी पड़ाव, ठीक है, शनिचरी बाजार, ध्यान में रखिएगा। दिनांक है 12 मार्च 1921 का, 12 मार्च 1921 का, और अध्यक्षता कर रहे थे प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की अब्दुल कादिर। ठीक है, अब्दुल कादिर। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। वहीं पर क्या हुआ कि इन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है। राष्ट्रीयता का भावना को प्रचार प्रसार करने के लिए, असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और एक तरीके से शासन को क्या लगा कि उनके अगेंस्ट में बातें हो रही। डेफिनेटली अगर आप राष्ट्रीयता का प्रसार कर रहे हैं, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के विरुद्ध बोल रहे होंगे। तो इसी कारण इनको अब गिरफ्तार किया जाता। तो देखिए क्या होगा। 12 मई 1921, पहला तो 12 मार्च 1921 ध्यान में रखिएगा, जब ओजस्वी भाषण दिया उन्होंने। फिर 12 मई का समय आया, 12 मई 1921 को राजद्रोह के आरोप में, क्या आरोप लगाया गया इनके ऊपर? जब ये भाषण दिए तो एक तरीके से राजद्रोह कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। तो राजद्रोह के आरोप में जबलपुर से गिरफ्तार कर लिए गए माखनलाल चतुर्वेदी जी, और जबलपुर से गिरफ्तार करके इनको बिलासपुर जेल में लाया गया। ठीक है। 2 महीने का मुकदमा चला, मतलब जेल में ही रहे। उसके बाद 8 महीने की और सजा सुना दी गई इनको। ठीक है, अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुना दी गई, और 5 जुलाई 1921 से 4 मार्च 1922 तक ये जेल में रहे दोस्तों। ठीक है, 5 जुलाई 1921 से 4 मार्च 1922 तक ये जेल में रहे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और इसी समय इन्होंने अपना रचना की जेल के अंतर्गत रहते हुए, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, सुनोगे नहीं तान, ये 3 रचना आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर जेल में ही रहकर ये अपनी रचना कर रहे हैं। ये 3 रचना, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरे सुनोगे नहीं तान। ठीक है, पूरा सुनोगे नहीं तान, ये 3 रचना आपको ध्यान में रखनी है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ये पूरा सीक्वेंस क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसी सीक्वेंस के दौरान और क्या बातें हुई। माखनलाल जी के कार्य का अभिनंदन करने के लिए सार्वजनिक सभा हुई। ठीक है, जो भी भाषण उन्होंने दिया तो उनका अभिनंदन करने के लिए एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा की गई, और प्रधान वक्ता के तौर पे थे ई राघवेंद्र राव। क्लियर। गिरफ्तारी के विरोध में 1921 में देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी हो गई। इसी समय देश के कुछ बड़े नेता का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ, और उनका विरोध करेंगे। किनका विरोध करेंगे? माखनलाल चतुर्वेदी जी के गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। तो गिरफ्तारी के विरोध में 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही महत्वपूर्ण, सुभद्रा कुमारी चौहान दूसरा नाम, और सी राजगोपालाचारी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि भैया असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए, और जब छत्तीसगढ़ में आए तो उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी के गिरफ्तारी का विरोध किया। 3 लोगों ने 1921 में आए। वर्ष भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी राजगोपालाचारी। ठीक। राजेंद्र प्रसाद 2 बार आए थे छत्तीसगढ़ में, एक बार और मैं आपको बताऊंगा।
अदालत के एक कर्मचारी थे गंगा प्रसाद तिवारी, उन्होंने भी इस बात से दुख होकर कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार कर लिया है, इस बात से दुखी होकर गंगा प्रसाद तिवारी जी ने भी अपना पद त्याग कर दिया। और ये गंगा प्रसाद तिवारी कौन थे? अदालत के एक कर्मचारी थे। तो ये सारी घटना जो है किससे संबंधित है? माखनलाल चतुर्वेदी जी के गिरफ्तारी से, उनके भाषण से संबंधित है। ठीक है, अन्य घटना के रूप में देखते हैं। एक नाम आपको ध्यान रखना, पंडित छबीराम चौबे, राजनांदगांव से थे। 21 दिन का उपवास रखा गया असहयोग आंदोलन के समर्थन में, प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, पंडित छबीराम चौबे जो राजनांदगांव से थे, उनके द्वारा 21 दिन का उपवास रखा गया असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक, प्रचार केंद्रों की स्थापना हुई। प्रचार केंद्रों की स्थापना हुई, एक प्रचार केंद्र रायपुर के अंतर्गत होगा और दूसरा प्रचार केंद्र बिलासपुर के अंतर्गत होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। तो रायपुर में सदस्य संख्या शुरू में कांग्रेस में थी, कांग्रेस कमेटी में थी 26, प्रचार प्रसार के दौरान बढ़कर हो गई 15,141। ठीक है, अप्रैल 1921 तक। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 1919 में कांग्रेस में सदस्य संख्या रायपुर से 26 थी, कांग्रेस कमेटी की बात करें, जो अप्रैल 1921 में बढ़कर हो गई 15,141। ये सदस्यता बढ़ गई कांग्रेस की। इतनी लोकप्रियता देखिए, प्रचार केंद्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है ये सारी एक्टिविटी का। तो ये रायपुर की बात हो गई। इतने सदस्य का नाम, इतने सदस्य आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, 15,141 अप्रैल 1921 तक। ठीक है, डेट महत्वपूर्ण नहीं, ये आपका महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रचार केंद्र बिलासपुर में भी था। ठीक है, दो मुख्य केंद्र रायपुर और बिलासपुर, तो दूसरा जो आपका प्रचार केंद्र वो बिलासपुर में रहेगा। कांग्रेस के 14,338 सदस्य बने यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन देखें इसी दौरान। तो दिसंबर 1920 में जमुनालाल बजाज छत्तीसगढ़ आए। ठीक, दिसंबर 1920 में जमुनालाल बजाज छत्तीसगढ़ आए। अन्य 1921 में सेठ गोविंददास और मौलाना कुतुबुद्दीन छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए। और भी अन्य नेता जो राष्ट्रीय स्तर पे थे, कब कब छत्तीसगढ़ आए वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। बचे नेता के रूप में आपको 3 नाम और ध्यान में रखना है। दिसंबर 1920 में जमुनालाल बजाज, 1921 में सेठ गोविंददास और मौलाना कुतुबुद्दीन। क्लियर, ये सारे असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली एक्टिविटी है। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है उसे भी सुन लीजिए। उसका फर्क छत्तीसगढ़ में, उसका जो प्रभाव छत्तीसगढ़ में है वो क्या पड़ा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ, एक मतलब एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसे चौरा चौरी कांड या चौरा चौरी घटना के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही फेमस वाक्य है। तो 5 फरवरी, डेट के साथ आपको ध्यान में रखना दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें क्या किया गया कि पूरे एक थाने में आग लगा दिया गया। ठीक है, एक थानेदार और 21 हवलदार उसमें जलकर मारे गए। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता थे उन्होंने गांधी जी का विरोध भी किया कि आप असहयोग आंदोलन को वापस मत लीजिए। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक भी कहा, जब यह असहयोग आंदोलन, यह जो आंदोलन है अपने चरमोत्कर्ष पर है, तब आप इसे वापस ले रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से ये पूरी तरीके से उत्साह को कम करने वाली बात हो गई। आजादी के उत्साह को, आजादी के लिए जो मांग की जाने वाली थी उसके उत्साह को कम करने वाली बात है। ठीक है, तो इसका विरोध काफी लोगों ने किया, लेकिन इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। और फिर जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, गिरफ्तारी चालू हो गई कंटिन्यू पूरे देश में, देश भर में, जहां जहां यह असहयोग आंदोलन सक्रिय था। ठीक, तो 13 मार्च 1922 को खुद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। क्लियर, और छत्तीसगढ़ में किनकी किनकी गिरफ्तारी हुई तो देखिए, यही असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के आरोप में पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी, साथ साथ नारायण राव मेघावली की गिरफ्तारी हो जाएगी मई 1922 में। क्लियर, मई 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले की आईपीसी धारा 108 के तहत गिरफ्तारी की गई। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, तो ये था पूरा सीक्वेंस। और आगे देखें तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा इसी दौरान जब वो जेल में थे, जो गिरफ्तारी हुई थी, तो उसी दौरान इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली समाचार पत्र जेल पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जेल के अंतर्गत ही रहते हुए, और यह एक हस्तलिखित पत्रिका थी। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्लियर है, तो यह था पूरा असहयोग आंदोलन का सीक्वेंस छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।